बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट, फिज़िक्स में हमने कल की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स के अंदर पाया जाने वाला लाइट का इंटरफेरेंस। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक था जी। तकरीबन हमारी समझ लें आप, एक क्लास नहीं, ये 2 क्लासों में हुआ था। ये एक दफ़ा क्लास ली थी, फिर दोबारा रीस्टार्ट, दोबारा क्लास करी थी हमने। ये सारा टॉपिक है, देखें, ये सारा ये हमने कल पढ़ा था, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स क्या होती है जी? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था थिन फिल्म्स क्या होती हैं। पतली पतली सी लेयर्स कह लो आप। अगर आप पानी पे सोप डाल दो तो सोप जो है वो पानी पे डिज़ोल्व नहीं होता है, उसकी एक ऊपर लेयर बन जाती है, तो ये सोप की थिन फिल्म हो जाएगी। इसी तरीके से आप पानी पे अगर आप तेल डाल दो, तो हम जानते हैं कि तेल जो होता है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, लिहाजा तेल भी पानी के ऊपर एक पतली सी फिल्म बना देगा, एक पतली सी लेयर बना देगा। इन पतली पतली लेयर्स को हम थिन फिल्म कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक थिन फिल्म ली हुई है जी। इसके नीचे सपोज कर लें पानी है। ठीक है, ये पानी है और ये मैंने उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तो ये नीचे मेरे पास वाटर है। ये नीचे यहाँ वाटर था और मैंने उस पर ऑयल डाल दिया, तो ये एक थिन फिल्म बन गई। या इसे बहुत ही सिंपल अगर हम करें तो ये हवा है और ये हमने पतला सा शीशे का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, तो ये ग्लास है जी, ये ग्लास है और बहुत ही पतला सा है, तो ये ग्लास की एक थिन फिल्म हो गई। नीचे एयर है, ऊपर भी एयर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक ग्लास की पतली सी फिल्म हो गई, इसको हम थिन फिल्म कहते हैं। और हम देखते हैं, हमने ऑब्जर्वेशन, ये मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी कि ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि सोप बबल्स पर हमें जो है कलरफुल ट्रेंड्स बैंड नज़र आ रहे होते हैं। या इसी तरीके से अगर हमारे पास पानी होता है, उस पर हम थोड़ा सा तेल फेंक दें तो हमें फिर क्या नज़र आएगा जी? हमें उस पानी पर ऐसे कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये हो रहा होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस। ये जो आपकी पतली थिन फिल्म्स है ना, जो आपने यहाँ पर देखें, इस एग्जाम्पल के अंदर आपने साबुन और इस एग्जाम्पल में आपने तेल की जो पतली सी फिल्म बना दी, तो इन फिल्म्स की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा होता है और उस इंटरफेरेंस की वजह से ये आपको कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कल का टॉपिक। मैंने आपको बताया था इसके हवाले से कि हम इसको लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो ये मैंने एक ग्लास जो है वो हवा में रखा हुआ है, एक पतला सा शीशे का टुकड़ा मैंने हवा में रखा हुआ है। तो ये जो ग्लास है ना, ये हो गया मेरे पास थिन फिल्म। इसके ऊपर नीचे एयर है और ये बीच में हो गया, तो ये मेरे पास है जी एक थिन फिल्म। फिर मैंने आपको बताया कि जब थिन फिल्म पर लाइट आके टकराती है ना, तो दो फिनोमेना होते हैं। पहले तो एक रिफ्लेक्शन होता है और फिर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइट आ रही थी जी, इस लाइट को आप कह लो ए और ये पॉइंट है जी बी। तो ये आपके पास एक लाइट आ रही है ए बी के नाम से। ये लाइट आ रही है आपके पास ए बी के नाम से। जैसे ये ग्लास से टकराती है तो ये तो हुआ जी रिफ्लेक्शन। पहले क्या हुआ हमारे पास? रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं जी, लाइट का टकरा कर वापस जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। और लाइट एंटर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब मेरे पास ये लाइट ए बी आई और इस फिल्म से टकराई, तो इस फिल्म की जो पहली लेयर है या ऊपर की जो सरफेस है, लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो गई और ये मेरे पास आ रही है जी पहली लाइट, R1 कह लेते हैं इसको। ठीक है जी, थोड़ा सा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो बाकी बची हुई लाइट है वो हमारे ग्लास के अंदर या इस थिन फिल्म के अंदर एंटर हो जाती है। इस एंटर को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो फिनोमेना हो गए जी, पहले रिफ्लेक्शन हुआ और फिर रिफ्रैक्शन हो गया। तो जब आपकी लाइट इस फिल्म से टकराई, थोड़ी सी पार्शल लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, R1 बन गई, और बाकी बची हुई लाइट जो है वो आपकी इस थिन फिल्म के अंदर एंटर हो गई। अब जब ये एंटर होके इस फिल्म की दूसरी लेयर से टकराएगी तो यहाँ पर भी वही होगा जी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया जी, आपको दूसरी लाइट मिल गई जिसको हम कह रहे हैं R2। और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, आपकी जो लाइट है वो थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी। इस बाहर निकली हुई लाइट को हम इग्नोर कर देते हैं, इतनी खास ज़रूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम थिन फिल्म्स पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। थोड़ी सी लाइट जो है वो टकरा के मुड़ रही है और थोड़ी सी लाइट जो है वो टकरा कर एंटर हो रही है। तो ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। लेकिन इस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो एक लाइट थी ए बी, वो दो लाइटों के अंदर टूट गई। दो लाइटें बन गई उससे, एक R1 एक R2। अब इन दोनों लाइटों के दरमियान पाथ डिफरेंस होता है, ये दोनों लाइटें आगे जाके मर्ज कर जाएंगी। आगे जाके जैसे ये R1 जा रही है, ये R2 जा रही है, आगे जाके ये R1 है, ये R2 है, आगे जाके ये मिल जाएंगी
और हम जानते हैं जहाँ पर दो लाइट रेज मिलती हैं वहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाता है। तो फिर तीसरा फिनोमेना होगा यहाँ पर क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो जाता है जी तीसरा फिनोमेना। तो ये आपने एक लाइट ली, थिन फिल्म ने इसको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के जरिए दो लाइटों में कन्वर्ट कर दिया, R1 R2। अब ये R1 R2 आगे जाके मर्ज कर जाती है, मिल जाती हैं, जहाँ दो लाइट रे मिलती हैं इंटरफेरेंस कहते हैं हम उसको, तो वहाँ इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको ब्राइटनेस नज़र आती है जी, लाइट की रोशनी बढ़ जाएगी, वहाँ पर ब्राइटनेस हो जाती है। और अगर वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो वहाँ पर आपके पास लाइट ख़त्म हो जाएगी, आपको वहाँ पर डार्कनेस नज़र आती है। तो ये फिर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास कलरफुल बैंड फिर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। ये आ रही है डायग्राम का है, मिटा दी थी मैंने। ये हमारी जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है। सातों कलर इसी तरह रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करके अपनी एक एक कॉपी बना लेंगे, दो दो रेज हो जाएंगी। अब उनमें से बहुत सी रेज आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, खत्म हो जाती हैं, जो कंस्ट्रक्टिव करेगी वहाँ पे आपको ब्राइटनेस नजर आ जाती है। ठीक है जी, तो इसकी मजीद डिटेल है, तो अगर आपने देखनी है मजीद डिटेल तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेगा। मैंने पहले ही कहा है बहुत लंबी क्लास थी, 2 क्लासेस के बराबर, तो काफ़ी लंबा टॉपिक था ये, इसको देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहरहाल हमने क्या देखा जी, हमारे पास एक ग्लास की थिन फ्लेम है, हमने उस पर लाइट दी, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, हमारी एक लाइट दो लाइटों में कन्वर्ट हो गई। एंड देन दिस टू लाइट्स इंटरफेयर करती हैं। अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है तो ब्राइटनेस मिलती है, डिस्ट्रक्टिव होता है तो डार्कनेस मिलती है। फिर मैंने आपको बताई थी दो बातें। पहली बात कि हमारी जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना, इस सिचुएशन के अंदर, इस थिन फिल्म के अंदर अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, इन मामलात में हमारी जो लाइट की वेवलेंथ है वो चेंज होती है। चेंज क्यों होती है? क्योंकि जब आपकी लाइट एक डेंसर, ये ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में, ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब होता है भारी, जबकि एयर जो है वो आपका एक हल्का मीडियम है, रेयर। इसी तरह नीचे भी एयर है तो वो भी क्या है, एक रेयर मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है उसके लॉस के मुताबिक जब लाइट एक डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब वेलोसिटी कम होती है तो उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। वेवलेंथ और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो जब लाइट आपकी इस ग्लास के अंदर, इस थिन फिल्म के अंदर एंटर हो रही है तो उसकी वेवलेंथ में फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जब लाइट हवा में थी, इसकी वेवलेंथ ले लो आप लैम्डा, तो जब ग्लास के अंदर एंटर हुई है तो इसकी वेवलेंथ हो गई चेंज लैम्डा एन। ठीक है, वेवलेंथ में फर्क आ गया। पहले इसकी वेवलेंथ थी जब हवा में थी तो इसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, और जब ये ग्लास में आ गई इसकी रफ्तार कम हो गई, इसकी वेवलेंथ भी कम हो गई, और अब इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा एन। इस लैम्डा एन का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जी लैम्डा एन मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि ओरिजिनल वेवलेंथ को आप डिवाइड कर दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से मुराद होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये अलग अलग होता है, पानी का 1.33 होता है, एयर का 1 होता है, वगैरह वगैरह, कॉन्स्टेंट होता है हर मीडियम का। तो ये तो हो जाती है जी लाइट की वेवलेंथ तब्दील हो रही है, वजह मैंने आपको बता दिया, और ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई ये भी बता दिया। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी थी वो थी फेज चेंज। फेज चेंज होता है, फेज चेंज क्या होता है जी, कि जब रिफ्लेक्शन होता है, खाली रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन में फेज चेंज होता है, रिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में कहीं पर भी नहीं होता, सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता है। तो जब रिफ्लेक्शन होती है ना लाइट की, जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो लाइट जो है वो पलट जाती है, 180 डिग्री के एंगल से पलट जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास, मैं इसको कहाँ दिखाऊँ, कि जैसे कि ये आपके पास लाइट है जी, ये एक लाइट वेव है जी, ये इसका क्रेस्ट है, ये इसका ट्रफ है। फेस चेंज अगर होता है, फेस चेंज जब होगा तो क्या होगा जी, क्रेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रफ में, और ट्रफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रेस्ट। क्रेस्ट जो है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो गया, और ट्रफ जो है वो क्रेस्ट में कन्वर्ट हो गया, पलट गई, पलट जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम शीशों के आगे खड़े होते हैं और हम अपना अक्स जब शीशे में देखते हैं तो हमारा वो जो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है शीशे के अंदर वो पलटा हुआ होता है। अगर आपके सीधे हाथ पे कोई चीज़ है तो आपके जो इमेज बन रहा होता है ऑब्जेक्ट, आपका जो इमेज बन रहा होगा मिरर में, उस इमेज के उल्टे हाथ पे होता है वो ऑब्जेक्ट, पलटा हुआ होता है। ठीक है, ये होता है फेस चेंज। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है जी, फेस चेंज होता है, एक बात। लेकिन इस फेस चेंज का ये नहीं है कि आपकी हर रिफ्लेक्शन में फेस चेंज होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि रिफ्लेक्शन में फेस चेंज उस वक्त होगा
जब आपकी लाइट एक भारी मीडियम से टकराती है। ठीक, फेज चेंज कब होगा? से तब when reflection occurs through denser medium। ठीक है, तभी फेज चेंज होता है। अगर हल्के मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट होती है फिर फेज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फेज चेंज क्या है मैंने आपको बता दिया। फेज चेंज क्या होता है? वेव का पलट जाना। फेज क्रैश है वो ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ है वो क्रैश बन जाएगा। इस वेव के एकदम से पलटने का 180 डिग्री एंगल से पलटना फेज चेंज कहलाता है। एक बात। दूसरी बात, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में नजर आएगा। रिफ्लेक्शन में कोई वेव फेज चेंज नहीं होता, इंटरफेरेंस में फेज चेंज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता। तीसरी बात, रिफ्लेक्शन में भी कब होगा? जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का भारी मीडियम से, डेंसर मीडियम से, अगर लाइट जो है वो मुड़ के जाए। अब यहाँ देखें जरा इस डायग्राम में, एक रिफ्लेक्शन तो हुआ जी इस पर पॉइंट नंबर 1 पर, और एक रिफ्लेक्शन हुआ है जी इधर पॉइंट नंबर 2 पर। दो जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है। सही कह रहा हूँ? लाइट देखें यहाँ से टकरा के जा रही है और एक पॉइंट 2 से लाइट टकरा के जा रही है। अब इसमें पॉइंट 1 पर अगर आप देखें तो लाइट टकरा रही है एक डेंसर मीडियम से, रिफ्लेक्शन हो रहा है एक डेंसर मीडियम से। ये डेंसर मीडियम है ना, जहाँ से लाइट मुड़ गई, यहाँ फेस चेंज हो जाएगा। जबकि पॉइंट 2 को देखें तो पॉइंट 2 जो है इस पॉइंट से टकरा रही है, यहाँ से एक रेयर मीडियम स्टार्ट हो रहा है, यानी लाइट जो है वो एक रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस पे मैंने काफ़ी देर बहस की थी, याद होगा आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो आप काइंडली रिकॉर्डिंग देखिएगा, वो बहस भी मिलेगी आपको। तो फेस चेंज कब होगा? जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है एक डेंसर मीडियम से। अगर आप पॉइंट 1 को देखें इस डायग्राम में, तो पॉइंट 1 पर लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक डेंसर मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर आप पॉइंट 2 को देखें तो पॉइंट 2 पर लाइट जो है वो एक रेयर मीडियम से टकरा कर मुड़ रही है। ठीक है ना, पॉइंट 2 के नीचे रेयर मीडियम है, तो इसको हम कहेंगे कि पॉइंट 2 जो है यहाँ से लाइट एक रेयर मीडियम से टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई है। तो अब 1 पर फेस चेंज होगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम से टकरा रही है। यहाँ पर आपको पहली वाली पर आपको मिलेगा फेस चेंज। इसका फेस चेंज हो जाएगा, इसका क्रैश ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ क्रैश बन जाएगा। जबकि R2 में कोई फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो बातें होती है थिन फिल्म के रिफ्लेक्शन में। पहली बात क्या कि वेवलेंथ में फर्क आ जाता है, और दूसरी बात क्या कि एक वेव का फेस चेंज हो जाता है। कौन सी वेव का फेस चेंज होता है? जो डेंसर मीडियम से टकराती है। अब एक वेव पलट गई, एक वेव सीधी सीधी है। एक वेव का क्रैश जो है वो क्रैश नहीं, एक्चुअल में वो ट्रफ था, पलट गई वो तो। इसी तरह उसका ट्रफ है तो वो ट्रफ नहीं है, वो तो क्रैश था, पलट गई। तो फिर हमने बात की आगे, हमने कहा जी कि यंग डबल स्लिट के जो एक्सपेरिमेंट था या इंटरफेरेंस की जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब पाथ डिफरेंस यानी एस आपके पास कितना हो, एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब पाथ डिफरेंस आपके पास कितना हो, एम प्लस हाफ लैम्डा। ये कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात की थी हमने। लेकिन चूंकि थिन फिल्म के अंदर एक वेव पलट गई, एक वेव में फेस चेंज हो गया, एक वेव मुकम्मल तौर पर पलट गई, उसका क्रैश ट्रफ बन गया है, उसका ट्रफ क्रैश बन गया है, तो फिर ये जो कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैं ये भी पलट जाती है, ये भी पलट जाती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कब होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? जब पाथ डिफरेंस आपका हो एम प्लस हाफ लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब पाथ डिफरेंस आपके पास हो एन लैम्डा। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन ये है, एस इक्वल्स टू एन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव की ये है, एम प्लस हाफ लैम्डा। लेकिन थिन फिल्म के अंदर पलट गया मामला। कंस्ट्रक्टिव जो है अब कब होगा? जब पाथ डिफरेंस आपका होगा एम प्लस हाफ लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब पाथ डिफरेंस आपका हो एम प्लस एम लैम्डा। वजह मैंने आपको बता दिया, फेस चेंज। एक वेव पलट गई तो इसलिए ये सिचुएशन भी पलट गई। ठीक है ना, सिचुएशन पलट गई। तो उसके बाद हमने इक्वेशंस बनाई। इस थिन फिल्म्स के अंदर हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसका ये इक्वेशन बनाया था, 2nt इक्वल्स टू एम प्लस हाफ लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैंने ये इक्वेशन बनाया था, 2nt इक्वल्स टू एम लैम्डा। ये इक्वेशन किस तरह ड्राइव की थी ये आप रिकॉर्डिंग देख लेगा, इतनी मुश्किल नहीं, आसान है। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, जो अगला टॉपिक है आपका न्यूटन रिंग का, उसमें ये मामला रिपीट हो रहा है सारा, इसलिए मैंने उसको इतनी डिटेल में बताया। तो याद रखें, जब भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स होता है, थिन फिल्म्स पर लाइट इंसिडेंट करती है तो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है।
लाइट के दो टुकड़े हो जाते हैं, R1 R2। इस दौरान लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है और एक वेव पलट जाती है, फेस चेंज हो जाता है। लिहाजा थिन फिल्म के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा, m प्लस हाफ लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव का क्या होगा, m लैम्डा। ठीक है, और इक्वेशंस क्या है जी, थिन फिल्म्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव की ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 कह लो आप इसको, और डिस्ट्रक्टिव की ये है जी इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ठीक है जी, ये तो था वो टॉपिक जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे। आज का टॉपिक हमारा है जी न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। नाम से जाहिर हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट किया था सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया था सर आइजैक न्यूटन ने, लिहाजा इस नाम में न्यूटन आ रहा है। रिंग क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ जो आपको डार्क और ब्राइट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो ब्राइट और डार्क पैटर्न मिलेगा वो रिंग्स की शक्ल में होगा, गोल गोल होगा, नजर भी आ रहा होगा आपको। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। सर आइजैक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट और डार्क बैंड्स आपको मिल रहे थे वो रिंग की फॉर्म में थे, गोल गोल थे। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ये आपके पास मैंने दो डायग्राम्स के जरिए आपको इसका आउटपुट दिखाया हुआ है। अब इस डायग्राम में देखिए जी, आपको जगह जगह ब्राइट और डार्क स्पॉट रिंग्स नजर आ रही है। ये देख लें जी, ये आपके पास क्या है जी, ये वाली, ये क्या है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है। इसी तरह इनके बीच में पीला पीला जो है वो ब्राइटनेस है, क्योंकि ये पीले लाइट से एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इसलिए ये पीला रिंग आ रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट नजर आ रही है आपको, ब्राइट है फिर डार्क है फिर ब्राइट है फिर डार्क है फिर ब्राइट है। याद रखिएगा इस डायग्राम में कह रहा है बीच में डार्क होता है, बीच में डार्क होता है। तो ऑल्टरनेट पैटर्न है जी, पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, एक बात। दूसरी बात, रिंग की फॉर्म में है, गोल गोल शक्ल में नजर आ रहा है। इसी तरह नीचे जो है यही एक्सपेरिमेंट एक ग्रीन लाइट से किया गया है, तो देख लें जी आपको फिर दोबारा वही रिंग्स नजर आ रही हैं जी, और ऑल्टरनेट रिंग्स हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ब्राइट का मतलब है यहाँ पे चूंकि ग्रीन लाइट से किया हुआ है तो ग्रीन लाइट का ब्राइटनेस नजर आ रहा है आपको, और जगह जगह उसके बाद आपको डार्क नजर आ रहा है। दैट इज द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। ये था न्यूटन रिंग का रिजल्ट। अब ये हुआ कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट क्या है जी, एक एक्सपेरिमेंट है जो सर आइजैक न्यूटन ने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास इंटरफेरेंस के पैटर्न्स आ रहे थे ना, डार्क और ब्राइट रिंग्स, डार्क और ब्राइट जो स्पॉट्स होते हैं वो रिंग की फॉर्म में आ रहे थे। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट ने भी लाइट का इंटरफेरेंस साबित किया, क्योंकि ये जो हम जानते हैं अब तक तो हम दो एक्सपेरिमेंट दो चीजें पढ़ चुके हैं। ये ब्राइट और डार्क रिंग कब आते हैं, ब्राइटनेस कब आती है, डार्कनेस कब आती है, जब इंटरफेरेंस होता है। आपको यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में डार्क रिंग क्यों मिल रहा है, डार्क रिंग क्यों मिल रहा है, ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है, हम जानते हैं जी कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो लाइट जो है वो खत्म हो जाती है, डार्कनेस आ जाती है वहाँ पे। इसी तरह आपको यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में ब्राइट रिंग्स क्यों मिल रहे हैं, ब्राइट रिंग्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो लाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है, और वहां पर उस जगह पर जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वहां ब्राइट रिंग आ जाता है। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें बैंड्स मिले थे, पहले ब्राइट था फिर डार्क था फिर ब्राइट था और फिर डार्क था। यहाँ हमें रिंग्स मिल रही है, बस बात वही है। बोथ दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव द इंटरफेरेंस फिनोमेना इन लाइट वेव। इस एक्सपेरिमेंट ने भी लाइट के अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमेना साबित किया, क्योंकि ये जो रिंग्स आ रहे हैं, ये जो ब्राइटनेस डार्कनेस आ रही है, ये इंटरफेरेंस पर आती है और किसी फिनोमेना में नहीं आती। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे से लाइट का इंटरफेरेंस साबित होता है। तो लाइट का जो इंटरफेरेंस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हमने उसमें पहले हमने उस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया, हाँ जी, उसमें हमें ब्राइट डार्क नजर आए। फिर हमने थिन फिल्म के अंदर भी प्रूव किया, और अब हम न्यूटन रिंग के अंदर भी देख रहे हैं, और यही साबित कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की लाइट जो है वो इंटरफेरेंस करती है। ठीक है, तो न्यूटन रिंग के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ब्राइट और डार्क रिंग्स मिलती हैं। ब्राइट रिंग मिलती है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क रिंग मिलती है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें हो क्या था, करता क्या है, न्यूटन ने करा क्या है इसके अंदर, तो ये चीज हमने पढ़नी है जी। सर आइजैक न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट के इंटरफेरेंस को साबित किया था। साबित किया कि लाइट, दो लाइट अगर मिलती हैं, अगर कंस्ट्रक्टिव मिलती हैं तो ब्राइटनेस आती है, डिस्ट्रक्टिव मिलती है तो डार्कनेस आती है।
ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमें ब्राइट और डार्क कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो ब्राइटनेस और डार्कनेस मिल रही थी वो रिंग्स की शक्ल में थे, तो इसलिए हम इसको रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इसमें करा क्या था जी, इसने इसने जो है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब लेंस का टॉपिक तो आपने पढ़ा है जी मैट्रिक के अंदर, और अगर आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, वैसे इस चैप्टर के बाद चैप्टर 9 के बाद जो चैप्टर 10 है उसमें भी हम लेंसेज को पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंसेज को रिपीट करता हूँ मैं नीचे की, बल्कि मैं इधर रिपीट करता हूँ थोड़ा सा लेंसेज को, ठीक है, क्योंकि लेंसेज के मामले में दो चार बातें मुझे बतानी पड़ेंगी आपको। लेंसेज को हम रिपीट करें अगर हम लेंस को, तो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, यानी कि एक बिल्कुल आर पार शीशे का या प्लास्टिक का बना हुआ ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हम जो यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट लेंस वो है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला लेंस यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं जी ऐसे लेंस को जिसमें जो है ऐसा लेंस होता है लंबा सा, और इसमें जो बीच का हिस्सा होता है ना वो मोटा होता है, थिक फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या है, ये थिक होता है, और किनारों से कैसा होता है जी, पतला, थिन। देख लीजिए आपको ये जो लेंस है ये आपको बीच में से मोटा नजर आ रहा है, किनारे से पतला नजर आ रहा है, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, इस लेंस को आप कहते हो कॉन्वेक्स लेंस। और लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आपके चश्मों में लगे हुए जो होते हैं ना ये लेंसेज होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं वगैरह वगैरह। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं जी, ऐसे लेंस को कहा जाता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी एक सरफेस ऐसे प्लेन, ऐसे एक सरफेस प्लेन हो। तो मैंने आप देखे आपके सामने क्या करा जी, अभी भी देख लें ये बीच में से मोटा है, बीच में से क्या है, ठीक है, और किनारों से क्या है, थीन है, लिहाजा अब भी ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन एक सरफेस मैंने इसकी क्या कर दी, प्लेन कर दी, लिहाजा अब ये क्या कहलाएगा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये वाला लेंस हम यूज करेंगे, एक सरफेस इसकी प्लेन होगी जबकि दूसरी सरफेस ऐसे स्फेरिकल होगी, गोल के हिस्से की तरह ऐसे स्फेरिकल होगी। ठीक है, एक प्लेन सरफेस होगी एक स्फेरिकल सरफेस होगी, हम कहेंगे ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपको रिपीट करानी पड़ेगी वो है जी कुछ टर्मिनोलॉजीज लेंसेज के हवाले से, तो वो मैं रिपीट करा देता हूँ ज़रा। ये सपोज करें आपके पास एक लेंस है, ठीक है जी, कॉन्वेक्स लेंस है ये, इसका जो सेंटर होता है उसको तो आप कहते हो ओ, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी। और आपने पिछली यानी मैट्रिक क्लास में इसकी रे डायग्राम्स बनाई होंगी, तो ये हम ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ओ से लेके एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, एफ से हम डिनोट करते हैं, दोनों तरफ होगा, ये इधर भी होगा इधर भी होगा। ठीक है, ये मैं प्रिंसिपल फोकस होता क्या है ये मैं आपको अगले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, यहाँ तो बताऊंगा तो कहीं और निकल जाएगी कहानी। तो उस लेंस के आसपास यानी दोनों तरफ आपके पास एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और इस प्रिंसिपल फोकस के बाद एक और पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं 2f। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 2f। ठीक है, ऐसे आपके आप जो है वो मार्किंग करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस में हमारे पास लेंस के एक तरफ क्या मिलेगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और उसके बाद क्या मिलेगा, 2f। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी हमें f और 2f मिलेगा, और इनके दरमियान डिस्टेंसेस सेम होते हैं। यानी अगर आपके पास ये 2f और f के दरमियान ये जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, तो f और o के दरमियान भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेम डिस्टेंसेस होते हैं। जबकि ओ से लेके इस f 2f तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस डायग्राम में आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये जरा टर्मिनोलॉजी जहन में रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर असल में यूज आएगा यहाँ पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लेंस के ओ से लेके या लेंस से लेके, लेंस के मिड पॉइंट से लेके आप 2f तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये समझ लें जो आपकी फोकल लेंथ होती है ना लेंस की, उसका डबल होता है। अगर फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसका डबल कर लें 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। वापस आते हैं जी, न्यूटन ने क्या करा था जी, सबसे पहले न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे किया। उसने एक लिया जी ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, आपको नजर आ रहा है जी, इसकी एक सरफेस जो है ना ऊपर वाली प्लेन है, जबकि नीचे वाली देखें स्फेरिकल सरफेस है, तो ये हो गया प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। जबकि नीचे इसने एक सीधा सीधा ग्लास स्लैब ले लिया,
एक ग्लास का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा ले लिया, ट्रांसपेरेंट शीशे का टुकड़ा, ये ग्लास स्लैब होता है जो प्लेन होता है हर तरफ से, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। तो ये दोनों ग्लास हैं जी, शीशे के बने हुए, दोनों में रिफ्लेक्शन होगा। तो इसने क्या किया जी, सबसे पहले इसने एक ग्लास स्लैब लिया और उस ग्लास स्लैब के ऊपर क्या रख दिया जी, एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अब इस हरकत से हुआ क्या, तो इसने करा क्या जी, न्यूटन ने एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस लिया जी और उसको एक ग्लास स्लैब के ऊपर रख दिया। अब इस चीज से हुआ क्या है, इस चीज से हुआ क्या कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्पेसिस, ठीक है, जिसको अभी मैं फिलहाल कलर करने जा रहा हूँ, ये जो स्पेस है, ये देखें, ये जो स्पेस है यानी कि लेंस और ग्लास स्लैब के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ एयर पैक हो गई, ये जी एयर कैद हो गई, है ना। यहाँ थोड़ी सी एयर जो है वो, दो देखो ना, नहीं तो क्या है, यहाँ पर क्या है, दो शीशे के टुकड़े हैं जी, कोई एयर नहीं है। लेकिन इस तरफ अगर हम देखें तो दो शीशों के दरमियान एयर की एक छोटी सी फिल्म, वही थिन फिल्म जो हमने रिपीट किया अभी, इधर हमारे पास क्या है, दो शीशों के दरमियान एक थिन फिल्म आ गई एयर की। इधर भी देखें जी, दो शीशों के दरमियान एक थिन फिल्म आ गई। तो ये क्या आ गई जी, एक थिन फिल्म आ गई आपके पास एयर की, थिन फिल्म ऑफ एयर, ये हुआ है जी इससे का। तो जब इसने एक स्लैब के ऊपर लेंस को रखा तो लेंस के सेंटर में, इस कॉम्बिनेशन के सेंटर में कोई एयर नहीं है, दोनों आप देखें जी मुकम्मल तौर पे तो शीशा ही है, कोई फिल्म नहीं है। जबकि किनारों पर अगर हम देख रहे हैं तो किनारों पे हमारे पास दोनों शीशों के दरमियान, दोनों ग्लास के दरमियान हमारे पास एयर कैद हो गई। इधर भी देखें, ये रहा ग्लास, ये रहा ग्लास, बीच में एयर कैद हो गई। तो ये क्या बन गई, ये एक फिल्म बन गई, वही फिल्म जो मैंने आपको यहाँ बताया अभी, ये जो आपको बताया था ना, ये चीज़ कहाँ है, ये थिन फिल्म बन गई आपकी एक। अब ये तो थिन फिल्म आपकी एक ही जैसी थी, यहाँ पे थिकनेस थी सेम थी, लेकिन इस थिन फिल्म के अंदर थिकनेस देखें अलग अलग है। किनारे के पास ज़्यादा थिकनेस है और जैसे जैसे आप अंदर जाते जा रहे हैं थिकनेस जो है वो कम होती जा रही है इस फिल्म की, ठीक है। ये जहाँ पे मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ ज़्यादा थिकनेस है, इस तरफ ज़्यादा थिकनेस है, और जहाँ पे मैं ब्लू मार्किंग कर रहा हूँ, ब्लू नहीं बल्कि ब्लैक मार्किंग कर रहा हूँ, इस तरफ देखें कम थिकनेस हो रही है, ठीक है, यहाँ कम थिकनेस हो रही है। तो ये काम हुआ जी कि आपके इन दोनों शीशों के टुकड़ों के बीच में साइडों पर फिल्म आ गई, एयर की फिल्म, एक थिन फिल्म बन गई। अब वही मामला जी, थिन फिल्म के अंदर आपको पता है, हमने पढ़ा है पीछे अभी टॉपिक, कि थिन फिल्म के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वही आपकी लाइट टकराएगी, ठीक है। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके, ठीक है जी, इसको मैं मिटा दूँ, मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये सब मिटाता हूँ पहले मैं, ये मैंने फालतू चीज़ें लिखी है ना, थिन फिल्म हटा देता हूँ पहले। हाँ जी, तो अब ये थिन फिल्म आ गई। अब इससे क्या होगा जी, वही आपका थिन फिल्म का इंटरफेरेंस। अब थिन फिल्म का इंटरफेरेंस मैंने आपको इसीलिए रिपीट कराया था, इसीलिए बार बार कहा है कि थिन फिल्म का इंटरफेरेंस यहाँ यूज होगा, कि जब थिन फिल्म से लाइट टकराती है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट के दो टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही होगा जी, ये आपके पास लाइट आ रही है जी, सपोज करें ये लाइट आई, लेंस के अंदर एंटर हो गई, हम चले यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से टकराएगी लाइट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और थोड़ी सी लाइट एंटर हो जाएगी, एक पार्ट जो है ना, ये देखें, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये R1 बन गई आपकी, ये क्या बन गई, R1, और थोड़ी सी लाइट जो है वो आपकी एंटर हो जाएगी, ये आपकी थिन फिल्म में एंटर हो गई लाइट। अब जब यहाँ ग्लास स्लैब से टकराएगी फिर दोबारा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये देखें कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो गया, और ये बन गई आपकी R2, बाकी जो लाइट है वो एंटर हो जाएगी इस ग्लास स्लैब में, ऐसे। वही हुआ ना थिन फिल्म वाला इंटरफेरेंस। तो जैसी लाइट आपकी इस लेंस से होती हुई जैसी फिल्म की सरफेस से टकराती है, थोड़ी सी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाकी लाइट जो है वो इस फिल्म में एंटर हो गई। फिर जैसी इस ग्लास स्लैब से टकराती है फिर दोबारा थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और बाकी एंटर हो गई। तो वही है जी, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हो रहा है यहाँ पे। अब ये दोनों लाइट जो है ये आपस में आगे जाके मिल जाएंगी और इंटरफेरेंस होगा, आगे जाके ये क्या होंगी, मिल जाएंगी, इंटरफेरेंस होगा, और उस इंटरफेरेंस की वजह से आपको ये रिंग्स मिल रही हैं।
अगर ये दोनों लाइटें ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, आगे जाके मिलती हैं, ऐसे मिलती हैं कि इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्डा हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा, डार्क रिंग। और अगर ये दोनों लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो उस जगह पे क्या बनेगा, फिर ब्राइट रिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये रिंग्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपने एक थोड़ी सी फिल्म बना ली है जी, एयर की एक फिल्म, और उस एयर की फिल्म की वजह से आपकी जो लाइट आ रही थी उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, R1 और R2। और जब लाइट के दो टुकड़े हो जाते हैं तो वो दोनों लाइट आपस में इंटरफेयर करती हैं और आपको इंटरफेरेंस की रिंग्स मिलती हैं।